हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी भाग 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी भाग 2 में हम लोग आज पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके कुछ जो बेसिक इंट्रो हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। दही वाली मगम्मा जो है पाठ क्या है, एक कहानी है। दही वाली मगम्मा पाठ एक क्या है, कहानी है। और इस कहानी, कौन सा कहानी, दही वाली मगम्मा कहानी, इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा कहानी को जो लिखे हैं उसका नाम है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कहाँ जो है लिखने के लिए मैं भूल गया हूँ। इसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। कर्नाटक का एक गांव है जिसका नाम है कोलार। क्या नाम है, कोलार। आपको पूछा जाएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बोलना है श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, या श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार गांव में हुआ था। पूछे कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और देखिए श्रीनिवास जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, 1968 ईस्वी में। पूछेगा कि श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1968 ईस्वी में। किस कहानी के लिए दिया गया था, जैसे ये तो समझिए कि 100 से भी ज़्यादा कहानी लिखे होंगे, लेकिन जो है उसमें से किस कहानी में जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उस कहानी का नाम है सन्ना कथे गुलू। सन्ना कथे गुलू एक ऐसा कहानी है जो कहानी इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ होगा। और उसी फेमस कहानी में इसको जो है 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कहानी भाषा, कौन सी कहानी भाषा, तो ये कहानी भाषा जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई थी, कन्नड़ भाषा में। यानी श्रीनिवास जी जो है दही वाली मगम्मा कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखे थे। और ये कहानी कहाँ से संकलित है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, यानी एक बुक है जिसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। इसी बुक से इस कहानी को लिया गया है। यानी दही वाली मगम्मा कहानी को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है, या दही वाली मगम्मा कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संकलित है। हिंदी अनुवादक, दही वाली मगम्मा कहानी को जो है श्रीनिवास जी ने कन्नड़ भाषा में लिखा था। क्या हम लोग, चूँकि हम लोगों को तो कन्नड़ भाषा आती नहीं है, हम लोगों को हिंदी भाषा आती है। आखिर हिंदी में इसका अनुवाद कौन किया, हिंदी में इसको कन्वर्ट कौन किया। जैसे आज जो ये पढ़ेंगे इसमें दही वाली मगम्मा, लेखक श्रीनिवास, आप लोग देख पाएंगे कि ये देखिए हिंदी में लिखा गया है, जबकि हम यहाँ आपको क्या बताएं कि दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। जबकि यहाँ देखिए आपको हिंदी में ये दिख रहा है, काफ़ी बड़ा कहानी, लगभग 8-9 पेज का कहानी है यहाँ तक का। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, B.R. नारायण ने जो है इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया था, यानी कन्वर्ट किया था कन्नड़ टू हिंदी। तो ये इसका कुछ बेसिक इंट्रो था। अब हम इसमें समझेंगे कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। तो देखिए इसमें दिया गया, पहले श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इसका पूरा नाम जो श्रीनिवास जी का ये शॉर्टकट नाम है, मान लीजिए घरेलू नाम होगा, इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यगार है। इसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था, जैसा कि हम आपको इसमें लिखाए हैं, समझा भी चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक थे, यानी कन्नड़ भाषा के लिए ये बहुत ही फेमस रचनाकार थे।
कन्नड़ में ये बहुत कुछ लिखे, जैसे कविता लिखे हैं, नाटक लिखे, आलोचना लिखे, जीवन चरित्र, कहानी, ऐसे ही बहुत कुछ लिखे हैं। और इसको जो साहित्य अकादमी ने उनके कहानी का क्या नाम है, सन्ना कथेगुलु को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था। और ये कहानी जो है दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानियाँ जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। तो अब देखिए ये थोड़ा इंट्रो था, अब हम लोग कहानी की ओर आते हैं। कहानी का नाम हो गया दही वाली मगम्मा, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी यानी कि बुक में वर्णिका लिखा गया है। वर्णिका भाग 2 का चैप्टर 1 है ये दही वाली मगम्मा। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। आइए इसमें समझते हैं। मगम्मा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज़ आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्लों में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है कहती है। इसमें लेखक कहते हैं कि मगम्मा जो है बेंगलुरु की शहर में गली चौराहे में जाके दही बेचती है। अब बाड़ी का मतलब हुआ महीना, मतलब वो जो है किसी को पूरा महीना दही खिलाती है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर, आधा लीटर, जितना भी जो व्यक्ति दही लेता होगा, जैसे हम लोग दूध लेते हैं 1 लीटर, आधा लीटर लेते हैं, महीना में पैसा देते हैं। ऐसे ये मगम्मा क्या करती थी कि प्रत्येक को दही खिलाती थी और उसका पैसा ये जो महीना में लेती थी। लेखक के गांव की तरफ ये जब भी आती थी ये बोलती थी दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। लेखक के घर की तरफ ये मगम्मा जो है जब भी आती थी ये यही बोलती थी कि दही लोगी माजी बहुत ही बढ़िया है, यही कहती थी। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। लेखक कहते हैं कि जब भी हमें दही खाने का मन होता था तो हम मगम्मा से दही लेते थे और उस दिन दही का जो रेट था, जो वैल्यू रहता था, तभी पैसा उसको दे देते थे या अगला दिन उसको पैसा देते थे। यह हमारी उसकी बाड़ी की रीति। वह अवलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वैकुंठपुर या कुछ ऐसा ही। अतः वह मगम्मा जिस गांव से आती थी दही बेचने के लिए, तो मगम्मा के गांव का नाम वैकुंठपुर है। क्या नाम है? वैकुंठपुर। अब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगम्मा के गांव का नाम क्या है, तो आपको बोलना वैकुंठपुर। या मगम्मा किस गांव में रहती थी? वैकुंठपुर में। या मगम्मा किस गांव से दही बेचने के लिए आती थी? इसका भी आंसर होगा वैकुंठपुर। यानी एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से फंसाए, आपको फंसना नहीं है। फिर लेखक कहते हैं आते समय वो जो है हमारे मोहल्लों से होकर ही आती थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा वैकुंठपुर यहाँ है तो जाना उसको उधर है, बीच में ही लेखक का घर आ जाता था और मगम्मा जो है वैकुंठपुर से लेखक के घर होते हुए ही दही बेचने के लिए जाती थी। और जब दही बेच के जब शाम में लौटती थी फिर लेखक के घर होते हुए भी अपना घर जाती थी। ये लेखक इसमें कहते हैं। फिर बोला गया मैं उससे रोज जरा अच्छी बात करती हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं उससे जो है काफ़ी अच्छा बात कर लिया करता था, इसीलिए कभी कभी जो मगम्मा जो है वो अपने गांव वैकुंठपुर से जब दही बेचने जाती थी तो मेरे यहाँ कुछ समय जो रेस्ट करती थी, कुछ समय रुकती थी, फिर आगे जाती थी। या जब जो है टोटल दही जब बेच के जब वो आती थी लौटते वक्त, तो लेखक के यहाँ ही जो है कुछ टाइम वो विश्राम करती थी, कुछ टाइम रेस्ट करती थी, फिर वो अपना घर जाती थी। ये लेखक इसमें बताते हैं। फिर पान सुपारी खाती ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। फिर कहते हैं वो जो है पान, वैसे तो मगम्मा पान सुपारी हमेशा संग में ही लेके चलती थी, लेकिन कभी कभी अगर वो पान सुपारी नहीं भी लेती थी
लेखक से पान सुपारी मांग के खाती थी, फिर वो जो अपना गांव जाती थी। कब? जब वो दही बेच के लौटती थी तब। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बयां करती। अर्थात जब कभी कभी हम फ्री होते थे और मगम्मा जी के पास बैठते थे तो वो अपना दुख सुख बताती थी कि मेरे यहाँ ऐसा कंडीशन है, ये कस्टमर जो भी होता है अपने बारे में वो बताती थी। मुझसे भी सुख दुख पूछती कि तुम्हारे यहाँ कैसा क्या है, बताओ बेटा तुम अपने बारे में। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हारों में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। तो लेखक को यही सब सुनाती थी कि बेटा देखो आज जो है बिल्ली दूध पी लिया है, चूहा कुछ कपड़े काट दिए हैं, ये सब कह के पहले यहीं से अपनी बातों को स्टार्ट करती थी, फिर वो आगे की बात बताती थी, अपने दिल की बात बताती थी। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठ हो गई। लेखक कहते हैं कि मगम्मा का विचार इसको काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक ना। और मगम्मा से लेखक का जब अच्छा जान पहचान हो गया, दोनों अच्छी मतलब काफ़ी क्लोज हो गए, घनिष्ठ हो गए। कोई 1 महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर हाथ फैलाया। अब जो है फिर 1-1.5 महीने पहले की बात है, मगम्मा जो है गांव में आती है, बोलती है दही लोगी माँ जी। तो उसका जो है वो कुछ काम कर रहा था, उसका बेटा जो है बाहर आया। बेटा बाहर आके बोलता है कि हाँ दही लूँगा, और अपना हाथ ऐसे फैला देता है कि दही दो। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। उसके बेटे को जो है दही दिया, और माँ जी यानी कि लेखक की पत्नी के बारे में वो कहती है कि जाओ अपने मम्मी को भेज दो, मुझे और भी काम है, आगे भी जाना है। इतने में माँ आ गई। यहाँ माँ कहने का तात्पर्य है कि लेखक की पत्नी, और वो जो बच्चा जो गया था दही मांगने वो लेखक का बेटा था। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। फिर जो है मगम्मा बोलती है कि बेटा तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा है, अभी बच्चा है, जैसा गुण तुम्हारे अंदर है वैसा ही गुण वैसा ही विचार जो है तुम्हारे बेटे के अंदर भी है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, जैसे बेटा बड़ा होगा वो शादी कर लाएगा, पता नहीं बहू कैसी आएगी और उसको फिर बिगाड़ देगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब कि यह कहा, मगम्मा बोलती है जो बच्चा कभी अम्मा अम्मा कह के पीछे पीछे चलता था, आज वही बच्चा ये तक नहीं पूछता कि अम्मा मर गई या फिर जिंदा। फिर लेखक की पत्नी उसमें पूछती है कि आज तुम जो इतना बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या बात है, तो तुम्हारा बेटा से जो है झगड़ा तो नहीं हो गया। मगम्मा बोलती छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है, जब मेरा पति ही मेरा बात नहीं सुनता फिर बेटों के बारे में क्या बताऊँ। इस पर मैंने पूछा, मैंने मतलब कि लेखक की पत्नी ने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है, सच कहती हूँ। अमृत बेचती रही, पति खा गई, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है।
पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन कर घुमा दीजिएगा। फिर मगम्मा बोलती है इसमें, मेरे भाग्य में जो है एक भी धोती जो भी जो है नहीं लिखा है, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में, वह मतलब अपने पति के बारे में कहती है कि साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे चलता गया। तो किसी दूसरे के चक्कर में होगा, वो उसी के पीछे ये चलता गया, ठीक ना। और फिर इसको ये संदेश देती है कि घर वाला जो है यानी कि आपके पति जब भी घर आए अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिए, मतलब उसके सामने जो है तुमको अच्छे से रहना है, ताकि किसी दूसरी स्त्री पे, किसी दूसरी महिला पे जो उसका मन नहीं जाए। जैसे इसका पति हो सकता है किसी दूसरी महिला के चक्कर में इसको छोड़ दिया होगा, ठीक ना, ये हो सकता है। वही इसको ये बोलती है, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन कर घुमा कीजिए। कहता है कि आप वही साड़ी पहनिए, वही ब्लाउज पहनिए जो कि आपके पति को पसंद हो। ऐसा चीज़ मत पहनिए जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय यह बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। उस टाइम जो लेखक की पत्नी जो साड़ी पहनी थी, मगम्मा बोलती है ये जो साड़ी आप पहने हैं, जब आप काम करती हैं इस साड़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है। घर में अगर आप अकेली हैं तब भी ये साड़ी आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आपके पति घर आए तो आप इस साड़ी को चेंज कर लीजिए और उसके सामने जो अच्छी अच्छी साड़ी ब्लाउज पहन के रहिए। सेंट हुए फुल इत्र कहने का मतलब सेंट सब मार के रहिए, ताकि आपके पति का जो है किसी दूसरी स्त्री की तरफ ध्यान ना भटके। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितना बड़ी बात कह रही, साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छुपा है। मैं बड़ी बात कह रही, मैं बोली हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। लेखक की पत्नी बोलती, जब मगम्मा ऐसा बोलने लगी उसको थोड़ा हंसी आने लगी, लेकिन वो हंसी नहीं, उसको लगा कि आखिर बेचारी पे ऐसा दुख हुआ है, ऐसा कष्ट हुआ है, तभी तो वो हमको बता रही है। तो ऐसा नहीं हुआ होता क्या वो हमें बताती? नहीं। फिर ये लेखक की पत्नी कहती है कि मगम्मा तुम जो भी चीज़ कह रही हो तुम्हारा बात जो है 16 आने सच हैं। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में करने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है दवा करने से तो मशीन भी जागता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। तो ये कहती है कि आदमी को बस में मतलब पति को बस में करने के 3-4 तरीके हैं। फिर कुछ आदमी कहते हैं कि जादू टोना उस पर करवा दो, कुछ आदमी कहते हैं जड़ी बूटी खिलवा दो। ये बोलते अरे ये सब कहावत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जादू टोना जड़ी बूटी से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए और बार बार मत मांगिए। फिर ये बोलती है कि ये सब जादू टोना ये सब में कुछ भी नहीं रखा है, बस उसको अच्छा अच्छा पकवान बना के दीजिए पति को। उसके सामने अच्छी अच्छी कपड़े लत्ते पहन के रहिए। घर का जो भी सामान तमान मंगवाना होता है एक बार में ये सारा सामान मंगवाइए, बार बार उसको मत भेजिए। आपका पति उसमें उसी में क्या रहेगा, खुश रहेगा। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा दीजिए। तो जब अगर आपके पास पैसे होते हैं उनको कभी लगे कि ज़रूरत है, आप क्या कीजिए, उन पैसों से उसकी हेल्प कर दिया कीजिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके, और ये रियल में जादू टोना कुछ भी नहीं होता। ये जो हम आपको बताए हैं ऐसा कीजिए, यही जादू टोना सबसे बड़ा है। घरवाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्तों की तरह रहता है। मतलब जैसे कुत्ता जो है एक गार्ड की तरह अपने मालिक के घर की रखवाला करता है, उसी तरह घर वाला भी यानी पति भी जो है घर में ही रहेगा, कहीं बाहर जो है नहीं जाएगा, किसी दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखेगा। अगर घर वाली यानी पत्नी ऐसा करे जैसा कि मैं तुमको बता रही हूँ। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। जैसे कुत्ता को अगर मान लो
घर में अगर खाना पीना नहीं मिलता है, मालिक खाने को नहीं देता है, वो घर में भटकता है। और जब मालिक उसको खाने को देता है, वो देखो एक जगह फिक्स रहता है, अपने मालिक की बात मानता है। ऐसे ही यानी वो कुत्तों से जो है हर एक दुनिया की सब पति की तुलना की है। फिर लेखक की पत्नी बोलती है, मुझे मगम्मा की बातों से आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर मगम्मा को जितना देर बातों में फंसाती तो उतना ज़्यादा बातें करती। दो इधर उधर की बातें करके उसे भेज दिया। दही लेखक की पत्नी को घर पे और भी कुछ काम था, उतना समय तक वो बातें नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ बातों में बहका के इसको घर भेजवा दिया। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। ये जो पहले जो ऊपर जो बात पढ़े अभी, वो थी 1 महीने पहले की बात। अब ये लेखक की पत्नी बोलती है कि जब मगम्मा 15 दिन पहले घर आई, मेरे यानी जब मेरे यहाँ आई, वो काफ़ी दुखी थी। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो, तो क्या बात है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या हो गया? लेखक की पत्नी पूछी। वह बोलती, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मतलब आँख से आंसू निकालते हुए मगम्मा बोलती है कि लगता है कि इस दुनिया में मेरा ज़रूरत किसी को नहीं है। और वो आंचल अपना लेती है, ऐसे आंसू को पोंछने लगती है। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। लेखक की पत्नी पूछती कि कुछ बेटा ने कहा क्या? तो बोलती, हाँ, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया। मैं उससे बोली, देख भैया, इसमें बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे भी चार सुना, तू जरा अपने घर वाले को। यानी फिर ये मगम्मा कहती है कि मेरी बहू जो है अपने बेटे यानी कि मेरे पोते को किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पीट रही थी। बहुत ज़्यादा पीटने पे जो है मगम्मा उसको ये वर्ड कहती है, रे राक्षसी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मगम्मा का अपनी बहू को किस बात को लेकर विवाद था? तो अपने पोते को लेकर। किससे विवाद था? पोते को लेकर। यानी मगम्मा का उसकी बहू से जब भी लड़ाई होता था तो पोता को लेकर ही लड़ाई होता था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था। नंजम्मा, मगम्मा नजम्मा, मगम्मा नजम्मा। उसकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। अब मगम्मा का नजम्मा से जब भी झगड़ा होता था, उसका मेन जड़ पोता ही रहता था। पोता को लेकर ही लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन जो है नजम्मा यानी कि मगम्मा की बहू पोते को बहुत पीट रही थी। पीटने पर जो है मगम्मा मना करने लगी और एक वर्ड बोलती है, रे राक्षसी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मगम्मा ने बहू को कौन सा शब्द बोला था? रे राक्षसी। मगम्मा का बहू से जो झगड़ा हुआ था किस शब्द को लेकर हुआ था? राक्षसी शब्द को लेकर। यानी मगम्मा जब बहू को राक्षसी शब्द बोलती है उससे उसको बहुत चिढ़ होती है। मगम्मा बोलती है, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मगम्मा की बहू नजम्मा जी इसको बहुत कुछ सुनाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। तो तब ये बोलती है कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तो तुम्हारे पति की माँ हूँ, आने दो उसको, मैं तुम्हारे बारे में उसको बताती हूँ। और जब फिर इसका बेटा जब आता है तो ये जो उसको सारा बात बताती है, रे देख ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारी पत्नी हमको ऐसा ऐसा भला बुरा सुनाई, तू जरा अपने घरवाले को अकल सिखा। मगम्मा कहती है कि बेटा को, तो अपना घरवाले को तुम्हारा जो है बड़ों से बात करने का तरीका नहीं पता है, उसको समझा दो कि कैसे बात किया जाता है। इस पर बोली, मतलब इसकी पत्नी बोलती है, मुझे क्या सिखाएंगे? यानी कि मुझे ये क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसी की घरवाली है, मैं माँ हूँ,
उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। फिर ये उसका बहू नजम्मा बोलती है, जैसे तुमने अपने बेटे को पैदा किया इसी तरह मैंने भी अपने बेटे को पैदा किया है, और जैसे तुम्हारे जो अपने बेटे को डांटने का पीटने का हक है तो मुझे भी डांटने और पीटने का हक है। अगर लड़का गलती करे क्या मेरा इतना सा भी हक नहीं कि मैं उसे पीट सकूं, मैं उसे डांट सकूं? जा जा मुझे तू क्या सिखाएगी, ऐसी उसकी पत्नी इसको बोलती है। फिर आगे बोलती है, फिर ये आगे मगम्मा बोलती है कि कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, यानी कि उसी को बोलती है कि बोलती लेखक की पत्नी को कि मैं कुछ भी अगर अपनी बहू को कहता हूँ तो वो पलट कर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। यानी लेखक की पत्नी नहीं, इसका बेटा बोलता है कि माँ वो उसका बेटा है, यानी पोता जो है नजम्मा का बेटा है, वो जब उसको मारती है, लड़का कुछ गलती करता है तो मारती है, तुम उसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। फिर जो है इसका बेटा कहता है कि मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, तुम भी मुझे दंड दो, मुझे मारो, देखो बाहर वाला कोई बोलने नहीं आएगा। इसमें मगम्मा बोलती है कि मुझसे कुछ गलती हो गई क्या। तो बेटा बोलता है कि हाँ मेरे मुंह से ही निकल गए ऐसा वर्ड। इसके मगम्मा बोलती, फिर मगम्मा कहना कि हाँ पत्नी तो तुम्हारी है, तुम पे जादू टोना कर गई है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो तू निकाल कर बाहर कर देगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, उस बेचारे को सहारा कौन दे। मतलब कि मगम्मा फिर बोलती है कि तुम पे जो है तुम्हारी पत्नी जादू टोना कर दी है, वो बच्चे को पीटे तब भी ठीक है, वो हमको गाली दे तब भी ठीक है, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल को जो है तुम्हारी पत्नी तुमको बोलेगी जाओ अपनी माँ को बाहर निकाल दो घर से, तुम मुझको बाहर निकाल दोगे। इसका बेटा बोलता और नहीं माँ जी, तो क्या करूँगा, अगर तुम ऐसा बात बोलेगी कि बहू रहेगी तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो बहू नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उस बेचारी को सहारा कौन देगा। यानी मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है, यानी मैं तुमको घर से निकाल दूँगा। फिर मगम्मा बोलती है, मुझ बेसहारा पर क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कर दिया, तुम्हारी मर्जी। मतलब कि फिर मगम्मा बोलती है कि उसको तुम जो है बेसहारा कह रहे हो कि उस बेचारे को कौन देखेगा, तो हमको घर से निकालोगे हमें कौन देखेगा। बेटा बोलता, तुम्हारे पास गाय हैं, भैंस हैं, बैल है, पैसा भी है, तुम्हारा क्या, तुम तो अपना खर्चा चला ही लेगी। मगम्मा का कहना है कि तुम मतलब चाहते हो कि मैं अलग हो जाऊं। बेटा बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मतलब तुम अलग हो सकती है, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। मतलब मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा का समझो लगभग रोज़ जो है किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। बेटा बेचारा परेशान हो गया था, पत्नी की सुने तो माँ को दुख, माँ की सुने तो पत्नी को दुख। अंत में ये बोला, ठीक है तुम अलग ही हो जाओ। फिर मगम्मा बोलती है, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर मैं चली आई। ये सब बात जो है लेखक की पत्नी को मगम्मा इतना कुछ बताई है। आज की घटना मतलब यानी कि 15 दिन पहले की घटना जो हुआ होगा घर में। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर जो है मतलब लेखक की पत्नी दही ली, पैसा दी, बोले और छोड़ो इन सब में क्या रखा है, घर जाओ, सब मिलजुल के रहो, सब सही हो जाएगा।
अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। तो थोड़ा जो है खुशी हुई, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मतलब मन उसका अभी भारी था, लेकिन चेहरे पे थोड़े से मुस्कान थे, यानी हल्की खुशी होगी। मैंने पूछा झगड़ा निबट गया क्या? इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग कर दिए थे। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। ये बोलती है मगम्मा, कल जब हम दही बेच के घर गए शाम में, क्या देखे मेरे जितने भी बर्तन हैं वो अलग हैं। मेरे हिस्से के चावल दाल सब्जी जो भी होता है नमक मिर्च सब अलग है। वो अपने हिस्से जो खाना बना के खुद भी खाई, अपने मतलब कि पति यानी मेरे बेटे को भी खिलाई, पोते को भी खिलाई, आराम से बैठी है। मेरे हिस्सा खाना नहीं पकाया गया था। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैं थोड़ा हिट्टू बना कर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है या माँ जी? ठीक है। फिर ये लेखक की पत्नी बोलती है, शादी के बाद जो कोई बेटा अपना नहीं रहता है वो बहू का ही हो जाता है। जब उन्हें नहीं चाहिए, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। ये बोलती है कि जब उसको मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों जिद करूं कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, इसलिए मैं भी अलग रहने लगी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। तो बच्चे मतलब पोते को दही देकर। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मतलब उसकी बहू जो है जब जानती थी कि इस टाइम में मगम्मा जो है मेरे बेटे को थोड़ा सा दही पहले देती है फिर वो बेचने जाती है। आज जानबूझ के जो है जब मगम्मा अलग हो गई वो अपने बेटे को लेकर कहीं चली गई। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। कहानी तो काफ़ी लंबा है। एक मिनट। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। लेखक की पत्नी मतलब सोचती है ये इसका घरेलू मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती, इसलिए जो है मगम्मा अपने घर की बात सुनाती और लेखक की पत्नी जो है अगल बगल की इधर उधर की बातें कह के बात को टालती जाती और मगम्मा को वहाँ से विदा की। बाद में 1-2 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। उसके बाद जब मगम्मा 2-3 दिन आई तो उसकी लेखक की पत्नी जो है वो बात का चर्चा ही नहीं करती थी कि बेटा का क्या हाल है, बहू का क्या हाल है, पोता क्या हाल है, तुम क्या करती हो, ये सब बातों को वो नहीं खोलती थी। माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं ना वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा। क्यों मगम्मा? वह तो बोली इतने दिन तो बेटे और पोतों के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मगम्मा बोलती है कि आप जो मखमल की ब्लाउज पहने हैं कितना में मिलता है? इतना दिन से तो है बेटा के लिए पैसा, पोता के लिए पैसा जमा करते थे, अब किसके लिए पैसा जमा करेंगे? उसी पैसे से हम भी जो है मखमल का ब्लाउज जो है खरीद के पहनेंगे। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मगम्मा। प्लस उस टाइम जो 1-2 रुपये का बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था। आप लोग देखने के टाइम कब का है, 1851 में, यानी लगभग ये 1900 ईस्वी में ये सब कहानी लिखा गया होगा। उस टाइम 1 रुपये 2 रुपये का बहुत वैल्यू था। तो मगम्मा लेखक की पत्नी बोलती है कि 7-8 रुपये में मिल जाएगा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। फिर जब मगम्मा आगे कहती है जब तक घर वाला था
तब तक तो एक साड़ी तक भी सही से नसीब नहीं होता था, ये धोती पहनती थी। और फिर जो उसके बाद जब जो है मगम्मा अपने ऊपर जब हो गई, ये बेटे के लिए पोते के लिए पैसा जमा किया करती थी, अब तो वो भी अलग हो गया। तो अब जो है मैं खुद के ऊपर हूँ, यानी मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अब जो मैं श्रृंगार करके आई हूँ वो देखिए कैसा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को ज़रा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह ज़रा नफासत से काला टाई पहनता था, ज़रा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूँ बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है। अब कहता है मगम्मा के गांव का ही कोई लड़का था जो कि बेंगलुरु में पढ़ता था। वो पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए वो जब बेंगलुरु से जब गांव आया हमेशा जो है पूरा ऐसे कॉलर सब उठा के टाई बेल्ट सब पहन के चलता था। तो वो एक दिन क्या देखा कि मगम्मा जब मखमल की ब्लाउज पहन के मतलब घूमती है इससे, वो पूछती है कि क्या रे अम्मा, आज तो आप जो है मखमल की जैकेट यानी जैकेट ही पहन ली हो। फिर मगम्मा बोलती, क्या रे लड़के, यूँ बढ़ चढ़ कर बातें क्यों करता है, तो गले में फांसी लटकाए घूमता है। फांसी लटकाए कहने का मतलब वह टाई, गला में जब तू टाई पहन के घूमता है, फांसी लटकाए घूमता है, तो मैं जैकेट क्यों नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े चार लोग हंस पड़े। अगल बगल के जो लोग थे दोनों का मगम्मा का उस लड़के का झगड़ा देख के तू मैं देख के हंसने लगा। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू से भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। फिर जब अगले दिन जो है मगम्मा आती है, यही सब बात उसको जो है लेखक की पत्नी को बताई। और गांव वाले ये सब भी कहते थे कि बहू को एक भी जैकेट नहीं दी वो खरीद के। लेकिन जब मगम्मा अलग हो गई, अपना वो जो मखमल की जैकेट पहन के घूमती है, ये सब बात वो लेखक की पत्नी को बताने लगी। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। इसमें आगे बोला गया है कि मगम्मा जब जो है अपना बेटा का जब शादी किया था तो बहू को कर्णफूल, तो कड़ा जो पहनता है, झुमका, मतलब जितना भी श्रृंगार सब होता है टोटल चीज़ जो मगम्मा उसको दी थी। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। तो फिर शादी के बाद जो है हर एक साल जो कुछ ना कुछ नया नया गहना बहू को बनवा के वो देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने उसे कुछ नहीं दिया? मतलब उसकी बहू जो है, ये मगम्मा की बहू जो ये बातें रोज़ रोज़ अब बोला करती थी कि बहू को रात तक जैकेट नहीं दिया, कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर अपना जैकेट पहनती है। मगम्मा को नहीं रहा गया। वो एक दिन रात में अपने बेटे को जाके बोलती है ये सब बात कि अपनी तुम बहू को समझा दो। वो जो है ऐसी ऐसी बातें करती कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तुम बताओ, क्या मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया? क्या शादी के टाइम में मैंने गहने नहीं दिए थे? क्या मैं प्रत्येक साल गहना नहीं देता था? अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले आओ पहन लो। फिर बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो उतने में ही आई बहू, और बहू ही बोलने लगी, तुम्हारा तो कोई घर वाला भी नहीं है, अब तुम बुढ़िया भी हो गई हो, इस टाइम में तुम जो है कड़ी झुमका पहनोगी तो जाओ मेरे जो है मतलब कहीं संदूक में रखे हुए होंगे, जाके ले लो, जाओ पहनो। ऐसा वो बोलने लगी। और बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला,
माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। पहले उसको बोलती है कि पत्नी को वो बोल रहा है कि तू बकवास ज़रा करती है। फिर वो माँ को बोलता है कि मैं तुम्हारा झगड़ा जो है अच्छा नहीं लगता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले आओ। बोला अगर तुमको जेवर ही चाहिए तो कहीं रखे हुए होंगे, जाओ ले लो सब, चली जाओ कहकर उससे सारा दोष मुझ पर ही मर दिया कि जाओ पूरा तुम्हारा ही गलती है, अब यह जन्म किस लिए। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। इसमें देखिए दो आधा तो हम पढ़ा दिए हैं, आधा कहानी और बचा हुआ है। ये हम इस वीडियो काफ़ी जो लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आधे कहानी का एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे भी अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। धन्यवाद।